Now, in previous lecture, we had studied theta notation and done some numerical examples. Now we will study big O notation. Big O, इसको कैपिटल O से डिनोट करेंगे नोटेशन. ये क्या होता है बिग O नोटेशन? इट प्रोवाइड्स upper bound for a given function. जो थीटा नोटेशन था वो हमारा लोअर बाउंड और अपर बाउंड, दैट इज बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो, ये दोनों वैल्यू देता है. यानी कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम टाइम या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें थीटा नोटेशन से पता चलती है. लेकिन बिग ओ नोटेशन से हमें केवल अपर बाउंडेड एबव की वैल्यू पता चलती है, यानी मैक्सिमम टाइम दैट फंक्शन कैन अटेन फॉर एनी इनपुट साइज n. मीन्स order at most, this is called order at most, that is bounded above or it will give maximum time required to run an algorithm. तो किसी भी एल्गोरिथम को अगर हम रन करते हैं तो मैक्सिमम किसी भी इनपुट साइज n के लिए मैक्सिमम कितना टाइम एल्गोरिथम लेगी, अगर हमें केवल मैक्सिमम टाइम पता करना है तो हम बिग ओ नोटेशन से उसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ इसकी डेफिनेशन ये है, जैसे थीटा की नोटेशन थी उसमें लेफ्ट हैंड साइड की इनइक्वलिटी और राइट साइड की इनइक्वलिटी दो हम लेके चले थे, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की इनइक्वलिटी कंसीडर नहीं करनी है, हमें केवल राइट हैंड साइड की इनइक्वलिटी ही कंसीडर करनी है. तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ फॉर्मली लिख लेते हैं. ओ ऑफ जी एन, एक बार थीटा अगर समझ में आ गया है तो इसमें समझने में प्रॉब्लम नहीं है. दिस विल आल्सो सेट ऑफ फंक्शंस एन सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू एफ एन, हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी. एंड पॉजिटिव मतलब टाइम, ये टाइम को डिनोट कर रहा है तो टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा टाइम पॉजिटिव होगा. इज लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एन, क्योंकि इस बार हमारे पास C1 C2 नहीं है, दो वैल्यू नहीं है, तो हम कांस्टेंट को C से डिनोट कर लेते हैं, C इंटू जी एन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n0. तो n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 के लिए हमें ये डिफाइन करना है कि fn की वैल्यू c इंटू जी एन से छोटी आएगी. तो अगर हम इसका प्लॉट ड्रा करें तो ये हमारा है fn और ये बाउंडेड एबव है, तो इसका मतलब c इंटू जी एन जो है हमारा ऊपर वाला कर्व है. तो ये n इज इक्वल टू n0, ये फिर से देख लीजिए, ये हमारा fn फंक्शन है और ये c इंटू जी एन, क्योंकि ये बाउंडेड एबव है तो ये फंक्शन ऊपर से बाइंड करेगा. इसका मीनिंग ये है कि fn की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है किसी भी इनपुट साइज n के लिए. इधर ये हमारा टाइम को डिनोट करता है. तो इसके साथ हम क्या करते हैं, ये तो हो गई डेफिनेशन, अब इसके साथ हम इसका एग्जाम्पल करते हैं. तो एग्जाम्पल में प्रूव 3n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 6 इज इक्वल टू ओ ऑफ n स्क्वायर. बिग ओ n स्क्वायर हमें प्रूव करना है. दैट इज हम प्रूव करना चाहते हैं कि fn बिलोंग्स टू gn. fn बिलोंग्स टू gn का मतलब ये हुआ कि 3n
स्क्वायर प्लस 4n प्लस 6 बिलोंग्स टू एन स्क्वायर। ये ओ एन स्क्वायर, जो एन स्क्वायर है ये जी एन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है ओ ऑफ जी एन। तो इसके लिए जो हमें प्रूव करने की ज़रूरत है वो यही डेफिनीशन जो हमने ली हुई है, इसी डेफिनीशन को फिर से हमें यहाँ पे हर एक एग्जाम्पल में सबसे पहले लेके चलना है। 0 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एन। तो अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो हम ये बोलेंगे इफ वी प्रूव दिस देन वी कैन से दैट एफ एन बिलोंग्स टू जी एन। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो प्रूव करना है 0 इज लेस देन एफ एन की वैल्यू है 3n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू n स्क्वायर। हमें ये प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अब हमारे लिए बहुत इजी है, हमें c की वैल्यू निकालनी है केवल। तो c की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा हमारा गेस मेथड। गेस मेथड मतलब कि इसको हम इक्वल टू समझ के, इक्वल टू एज्यूम करते हुए एन स्क्वायर की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं और फिर हम सी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम केवल इतना एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं और इसमें हम एक तो रिवर्स करके लिख लेंगे, साथ साथ दो काम करेंगे, एन स्क्वायर की वैल्यू को इधर ले जाएंगे। तो c इज ग्रेटर देन इक्वल टू या दो स्टेप में आप करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम पे तो दो स्टेप में भी कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है। एन स्क्वायर की वैल्यू इधर ले जानी है हमें। तो ये 3n स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो ये 3 हो गया, प्लस 4n बाई एन स्क्वायर, ये 4 अपॉन एन हो गया, प्लस 6 बाई एन स्क्वायर हो गया। अब हमें n इक्वल टू 1 पुट करके देखिए मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे तो ये आया c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 4 बाई 1 प्लस 6 बाई 1, तो 13 आया। c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13, या फिर मैंने ये बोला था कि इसको आप थोड़ी देर के लिए इक्वल टू समझ लें, तो c की वैल्यू 13 आ गई। अब आप करके भी देख सकते हैं, जस्टिफाई भी इसे कर सकते हैं कि अगर हम n की बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू छोटी आएगी, ये भी छोटी आएगी, यानी पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 13 से छोटी आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि c की जो सुटेबल वैल्यू है, जो लीस्ट ऑफ ऑल द अपर बाउंड्स है या जो सुप्रीमम है, वो हमारी 13 है। तो ये जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने समझाया हुआ है कि सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लो अपर बाउंड, बाउंडेड एबव, बाउंडेड बिलो, ये सारे टर्म हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। तो अब हम n की वैल्यू भी मिल गई, n इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू होगा, 2 के लिए भी ट्रू होगा। आप इसमें से n की वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू 2, 3, 4, n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5,000, कोई सी भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, ये इनइक्वलिटी हमेशा होल्ड करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन ट्रू हो गई किसके लिए, 3n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू 13 इंटू एन स्क्वायर के लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है। तो हमें c की वैल्यू मिली 13, हमें यहाँ एक ही कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, और n बराबर n0 की वैल्यू मिली हमें 1। तो ये हो गया। और इसको अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं तो प्लॉट भी कर सकते हैं। प्लॉट करने के लिए आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है उसमें एक तो फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है, यानी कि ये ऐसे हमने, ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 6, दिस इज इक्वल टू fn, और ये बाउंडेड एबव बताता है, तो ये c इंटू जी एन हो गया। c इंटू जी एन इज इक्वल टू व्हाट, 13n स्क्वायर। fn हमारा ये है। तो इस तरह से करके हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो फंक्शन है ये ओ एन स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग।
अब हम इसके अगले लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे। तो इस तरह से हमने जो है इसका सी और N0 की वैल्यू निकाल लिया, और ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये एकदम परफेक्ट है। बट जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में थीटा नोटेशन में देखा था कि क्या हमारे पास सी की कोई और वैल्यू मिल सकती है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। बट वो जो वैल्यू मिलेगी, अगर कम वैल्यू मिलेगी तो वो n की कुछ वैल्यूज को स्किप कर रही होगी, उसके बाद ही c की छोटी वैल्यू मिलेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसी को 3n² प्लस 4n प्लस 6 को अगर मैं लिखूं 3n² प्लस n², 3n² प्लस n², यानी कि दिस इज इक्वल टू 4n²। तो मुझे ये देखना है कि क्या, जैसे 4n², ये इसलिए मान लिया क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि n² का जो टर्म है ये 3n², तो 3n² के इक्वल हो गया। बट n² का टर्म ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, तो n की कुछ वैल्यू के बाद ये n² की वैल्यू 4n प्लस 6 से बड़ी हो जाएगी। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि ये n की वैल्यू 1 पुट करके देख सकते हैं, 2 पुट कर सकते, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से करके देख सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और हमें इससे सॉल्व करने के बाद ये पता चलेगा कि n की वैल्यू N0 इक्वल टू 6 के लिए भी, यानी C इक्वल टू 4 और N0 इक्वल टू 6 के बाद के लिए भी ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगी। यानी कि अगर हम इसको लिखें 3n² प्लस 4n प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू 4n² फॉर n बराबर N0 इक्वल टू 6 ऑनवर्ड्स, तो भी ठीक है। बट इस केस में प्रॉब्लम यही है कि n की 1 से लेके 5 वैल्यूज के लिए मैं इस फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पा रहा, तो इसकी सुटेबल वैल्यू जो आई थी हमारी 13 वही होगी। बट इस तरह से भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो भी काम चल सकता है।